हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु एस्टैब्लिश्ड लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन के लॉज किसने दिए थे? सो ए में है आइजैक न्यूटन, बी में है जोहान्स केपलर, सी में है एल्बर्ट आइंस्टीन, डी में नन ऑफ द एबव। So, if I talk about answer, the answer is B, जोहान्स केपलर। इन्होंने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज दिए थे। ठीक है, सो वन बाय वन वी विल सी द लॉज। ओके, सो फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ है द प्लैनेट मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट द वन ऑफ द फोकस। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पहला लॉ ये है कि जो सन जो प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और सन जो होते हैं वो किसी एक फोकस पे सिचुएटेड रहते हैं। तो कहने का मतलब बेसिकली यही हुआ कि प्लैनेट विल रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, नॉट ए स्फेरिकल। ठीक है, सो ये मेरा पहला पहला लॉ था। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग दूसरा लॉ भी देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग एट व्हाट पोजीशन द स्पीड ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज ग्रेटर। कौन से पोजीशन पे जो प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा? तो व्हेन इट इज़ नियर टू द सन, जब वो सन के नज़दीक हो। व्हेन इट इज़ फार अवे, स्पीड ऑफ प्लैनेट इज़ ऑलवेज सेम होता है। यस, स्पीड डिपेंड्स अपॉन डे एंड नाइट। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो प्लैनेट चक्कर लगाते हैं वो तो उनका स्पीड कांस्टेंट ही रहता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखिए हम लोग, सो आंसर हेयर इज ए, व्हेन इट इज़ नियर टू द सन। तो कहने का मतलब जब प्लैनेट सन के नज़दीक रहता है तो उसका रिवॉल्विंग का स्पीड जो होता है वो ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू व्हेन इट इज़ फार। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लॉ हो गया, दूसरा प्लैनेटरी मोशन का लॉ, कि जब प्लैनेट सन के नज़दीक होते हैं तो वो स्पीड से रिवॉल्व करते हैं, उनका जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। सो ये हमारा दूसरा लॉ हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड लॉ भी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ के प्लैनेटरी मोशन के अनुसार आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। नाउ ये आर और टी क्यूब क्या है? सो आर बेसिकली होता है डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, आर जो होता है वो मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन होता है। टी जो होता है वो होता है टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो प्लैनेटरी मोशन के थर्ड लॉ के अनुसार विच वन इज राइट? आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, आर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सी में है आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एंड डी में है आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू 1/t²। ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी सी, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू t²। राइट, सो ये हमारा थर्ड एंड लास्ट लॉ फॉर्म करता है प्लैनेटरी मोशन का। ओके, जो कि क्या है, आर क्यूब जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर के। इसका मतलब जो मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट होगा सन से, उसका क्यूब किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम टू मूव अराउंड द सन के स्क्वायर से। तो ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। सो उन्होंने बेसिकली 3 लॉज दिए थे जो कि हमने देखा, बट केपलर जो थे वो फेल हो गए। किस चीज़ में? वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए रीज़न फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट मूव क्यों करता है वो रीज़न वो नहीं दे पाए। बट फिर न्यूटन आए और उन्होंने क्या किया, केपलर्स के लॉ को ही, केपलर्स का जो लॉ था थर्ड लॉ, बेसिकली ये वाला लॉ आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर,
इसी को यूज़ करके उन्होंने क्या बना दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। ठीक है, ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, जी मतलब आपको पता ही है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है सरफेस ऑफ द मून पे, इज द सेम एज ऑन अर्थ, लेस देन होता है अर्थ से, या मोर देन होता है, या कीप्स चेंजिंग। सो अगर इसके आंसर की बात करें सो इट विल बी लेस देन डैट ऑन द अर्थ। अब कितना लेस होता है, सो सपोज अगर आपका वेट अर्थ पे 60 kg है, तो अगर आप मून पे जाओगे इट विल बी 1/6, वहाँ पे 10 kg हो जाएगा, समझो डायरेक्टली 1/6 हो जाएगा। सो वी कैन से अर्थ से मून के कंपैरिजन इट इज़ 1/6। ये ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू वैल्यू ऑफ जी। तो मून पे जी की वैल्यू कम है। ओके, नाउ 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ़ अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, मैंने एक स्टोन लिया और उसको क्या किया, हाइट से ड्रॉप किया। उसके बाद आप लोग देखोगे कि ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, जो स्टोन है वो अर्थ पे आ जाएगा सिंपली, राइट। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है कि स्टोन वहीं रहे और अर्थ मूव करे स्टोन की तरफ, ऐसा भी तो हो सकता है। क्यों हो सकता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि स्टोन ही क्यों आता है अर्थ के पास। सो ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ड्यू टू वेरी लार्ज मास एंड लार्ज एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू स्मॉल मास एंड वेरी लार्ज एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जैसे ही देखो होता है ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है दोनों का फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एक्शन और रिएक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ पे, तो दोनों का जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इक्वल होगा। अगर इक्वल फोर्स होगा तो स्टोन ही क्यों आए, अर्थ भी तो जा सकता है स्टोन के पास, क्योंकि फोर्स तो इक्वल है। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो अर्थ का मास है वो बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा, और जो स्टोन का मास है वो बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन, तो मतलब नेग्लिजिबल है, राइट। तो जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होगा, तो वो अपने जगह से हिलना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा मैं वहीं पे रहूँ। बट जो छोटा पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो अपनी जगह से तुरंत हिल के आ जाएगा। सो दैट्स वाई स्टोन जो होता है वो अर्थ की ओर आ जाता है। ऑल द दोनों में जो फोर्स है वो फोर्स इक्वल ही पैदा होता है, ये हमेशा याद रखना। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्मॉल मास एंड वेरी लार्ज एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। ठीक है, इसी के कारण जो स्टोन होता है वो अर्थ की ओर जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं फ्री फॉल क्या होता है। सो फ्री फॉल बेसिकली फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, आप कोई भी बॉडी को फॉल करवाओ फ्रॉम अ हाइट, कुछ हाइट से, टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की ओर। अब अर्थ की ओर कैसे फॉल करेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर अर्थ की ओर फॉल कर रहा है बिना किसी दूसरे फोर्स के अप्लाई किए हुए, सो दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है फ्री फॉल के लिए। सो ए में है एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, बी में है मैन फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट एट कांस्टेंट स्पीड, सी में है बाइकर एक्सेलरेटिंग एट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द रोड, और डी में है बोथ ए एंड बी। तो आप लोग सोचो एंड ट्राई टू मार्क, क्योंकि मैंने फ्री फॉल का डिफिनीशन बताया आपको। थिंक। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक है, बिकॉज बी इसलिए नहीं होगा, अ मैन फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहा है तो वो जी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट का इंजन होगा उसका भी फोर्स लग रहा है, राइट। सो बी इज़ नॉट द आंसर। सी में है बाइकर एक्सेलरेट कर रहा है,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एसेलरेट कर रहा है, वो फ्री फॉल नहीं हो रहा है, वो नीचे की ओर नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट इज मूविंग ऑन द अर्थ ओनली, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, हुज एसेलरेशन इज ग्रेटर। मेरे पास एक 5 kg का स्टोन है और मेरे पास एक 15 kg का स्टोन है, तो किसका एसेलरेशन ज़्यादा होगा जब हम लोग उसको फ्रीली छोड़ देंगे। सो ए में है 5 kg का स्टोन, बी में है 15 kg स्टोन, सी में है सेम फॉर बोथ, डी में है नन ऑफ द एबव। सो देखने से तो ऐसा लगेगा कि जिसका मास ज़्यादा है 15 kg, उसका एसेलरेशन ज़्यादा होगा, बट दिस इज नॉट द राइट। सो करेक्ट आंसर इज सेम फॉर बोथ। अब आप लोग सोच रहे हो ये कैसे हो गया, क्योंकि अगर हम दो स्टोन को फेंकेंगे 5 kg और 15 kg, तो आप लोग तो ये सोचोगे जो भारी वाला होगा वो पहले आ जाएगा अर्थ पे और जो हल्का होगा वो बाद में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इटली में एक लीनिंग टावर है, ठीक है, वहाँ से एक साइंटिस्ट ने दो स्टोन को फेंका था, ठीक है, और दोनों स्टोन एक बार ही सेम टाइम ग्राउंड पे हिट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसेलरेशन होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब इससे एक और क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि अगर एसेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है, तब तो हम लोग एक अगर पीस ऑफ पेपर लेंगे, ठीक है, और एक कॉइन लेंगे और उसको अगर किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो पीस ऑफ पेपर तो बाद में आएगा, ठीक है, और कॉइन तो पहले आ जाएगा, ऐसा ही होगा। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, मास पे अगर डिपेंड नहीं करता है तो दोनों को साथ में आना चाहिए था। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पीस ऑफ पेपर है उसका सरफेस एरिया जो होता है वो इन कंपैरिजन टू इट्स वेट ज़्यादा होता है। उसके कारण क्या होते हैं, जो एयर रेसिस्टेंस होते हैं, कुछ हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे तो एयर रेसिस्टेंस भी होंगे, तो एयर रेसिस्टेंस उसको रोक के रखता है। सो दैट्स वाई उसको आने में टाइम लगता है, बट दोनों का एसेलरेशन सेम ही होता है। सो एसेलरेशन जो होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। आप ट्राई करके देखना एक बार, ओके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। वही हम लोग जी की बात कर रहे हैं, स्मॉल जी। दो जी होता है, कैपिटल जी, स्मॉल जी, तो कंफ्यूज नहीं करना है दोनों में, ठीक है। कैपिटल जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और स्मॉल जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो कहाँ पे कम होता है कहाँ पे ज़्यादा होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो अगर अर्थ की बात करें तो आपको पता ही होगा, अर्थ के पास पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इक्वेटर भी है। इक्वेटर आई थिंक आपको पता होगा, इक्वेटर वो पार्ट होता है, वो लाइन होता है जहाँ से हम अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो जो जी का वैल्यू होता है वो कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे कम होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, तो क्या पोल पे कम होता है और इक्वेटर की ओर बढ़ते जाता है, ऐसा होता है। बी में है इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल, ये दोनों में सेम होता है इक्वेटर और पोल पे। सी में है लीस्ट ऑन पोल, पोल पे कम होता है। और डी में है लीस्ट ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे कम होता है। सो इसका आंसर होगा डी, लीस्ट ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे जी का वैल्यू सबसे कम रहता है और पोल पे जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर आप अर्थ का डायग्राम देखोगे, अर्थ को अगर बारीकी से देखोगे उसका शेप, तो उसका शेप जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है, वो ओवल शेप का होता है। तो ओवल शेप के होने के कारण क्या होता है, जो इक्वेटर से सेंटर का डिस्टेंस होगा, जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा और सेंटर से पोल का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो उसी के कारण क्या होता है, पोल पे जो जी का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है क्योंकि रेडियस छोटा है, और इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। सो आंसर इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, याद रखना इसको, ओके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, यस ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो जी का वैल्यू है, सेम हम लोग ग्रेविटेशनल यहाँ पे ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी,
ठीक है। तो वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ अर्थ पे होता है, मतलब अर्थ के केंद्र बिंदु पे, या फिर सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। पता ही होगा हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं सरफेस पे। तो क्या सरफेस पे ज़्यादा होता है, या सेंटर पे ज़्यादा होता है, या 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस होता है, या फिर 50 किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस होता है? ठीक है, तो इसके बारे में सोचो, इंटरेस्टिंग वन है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द आंसर, इसका आंसर होगा बी, द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चलते जाओगे, ऊपर चलते जाओगे, जी का वैल्यू कम होते जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि आप देखते होगे रॉकेट वगैरह स्पेस में भेजते हैं, तो बेसिकली कर होता क्या है, रॉकेट जो होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को बस क्रॉस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वो एक बार निकल गया फिर तो ख़त्म। सो सेम एज दैट, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, जी का वैल्यू कम होते जाएगा, और जैसे जैसे हम नीचे भी जाएंगे वैसे वैसे भी कम होते जाएगा, और सेंटर पे पहुंच के जीरो हो जाएगा। एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ज़ीरो। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, सोचना इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, इज द ग्रेविटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन स्पेस? क्या ग्रेविटी मून पे तो है, ठीक है, अर्थ पे भी है, क्या स्पेस में भी ग्रेविटी है? ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी लोग सोचो, रिसर्च करो, और कमेंट करके बताओ कि स्पेस में ग्रेविटी है या नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, देन वील मीट इन द नेक्स्ट वन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।